हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके एप्लीकेशंस में हम कुछ ये टॉपिक्स पढ़ेंगे और अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिए ना तो एग्ज़ाम में जो भी गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा गॉस थ्योरम से वो पक्का हो जाएगा, पक्का बिल्कुल। तो इसलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वायर की वजह से, जो हमने पहले भी निकाली है, एक बार रिजल्ट मैच करेंगे वही आएगा। तीसरा जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट निकालेंगे, चार्ज की शीट होगी हमारे पास। चौथा जो होगा वो होलो स्फीयर का केस होगा और पांचवा जो होगा वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का केस होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो हम इसको ही प्रूव कर देते हैं कूलम्स लॉ को, इसका झंझट खत्म करके आगे बढ़ेंगे फिर। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ प्रूव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम मुझे क्या बोल रही थी, अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है उसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मतलब था ये ई डॉट डी एस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या था, वो जो सरफेस ने जितना चार्ज अपने अंदर समेटा हुआ था वो था चार्ज क्यू। और हमने फाइनली गॉस थ्योरम को ये बोला था। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक चार्ज है ये यहाँ पे क्यू, पॉजिटिव क्यू। ठीक है, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इतने डिस्टेंस पे, ये आर है, सपोज यहाँ से आर है, इतने डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। बताया था कल आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल सिमेट्री होगी और इसका गॉसियन सरफेस स्फीयर बनता है। ये स्फीयर ही है थोड़ा यार, हाँ ये स्फीयर है। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन स्फीयर ही है। ठीक है, अब देखो अगर ये स्फीयर है, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे बाहर की तरफ। ठीक है, हमने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस के लिए पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ये रहेगी क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पूरे स्फीयर के लिए डिस्टेंस सेम है सरफेस तक का। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक सरफेस एरिया मान लेता हूँ छोटा सा, जिसको मैं ds बोल रहा हूँ। इस ds की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, और इस ds की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, n कैप परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी ई कैप ई वेक्टर और n कैप या फिर ds वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, हमारे दोनों रूल्स फॉलो हो गए हैं जो गॉसियन सरफेस के लिए हमने तय किए थे कल। ठीक है, अब हम फटाफट कूलम्स लॉ को प्रूव कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ये गॉसियन सरफेस हो गया जिसके अंदर ये चार्ज प्लस क्यू इनक्लोज है। अब अगर इसके सरफेस के अंदर चार्ज प्लस क्यू बंधा हुआ है तो हम ये गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं। तो E डॉट डी एस इक्वल्स टू जितना भी चार्ज इस स्फीयर के अंदर बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, E डॉट डी एस थीटा 0 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 1 हो जाएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अच्छे से, E डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अब देखो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा। ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, समेशन ऑफ सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। और ये कौन सी फिगर थी, स्फीयर था हमारे पास, ये हमने स्फीयर कंसीडर करा था गॉसियन सरफेस। तो जो ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये किसका सरफेस होगा, एरिया होगा, ये सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है 4πr² होता है। ये क्या होता है, 4πr²। ये हमने r माना ही था यहाँ पे, इतना डिस्टेंस मतलब ये रेडियस है और इस रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग ये पूरा स्फीयर है। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ds में रख सकते हैं, रख देते हैं। E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है, ये मेरे पास इतना एक्सप्रेशन आ गया है। अब मैं यहाँ से E का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ इजीली, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो E का एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, मेरे पास जो E का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²।
ये 4πr² में नीचे ले गया हूँ और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। ये तो देखा देखा लग रहा है एक्सप्रेशन यार, यही तो हमने प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, अब सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ लोग, इस पॉइंट पे मैं एक चार्ज रख देता हूँ जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा था, जिसको मैं क्यू नॉट चार्ज बोल रहा था। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, और ई की वैल्यू ये है, जब फाइनली हम वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अपॉन r²। ये कूलम्ब्स लॉ ही तो था भाई, ये कूलम्ब्स लॉ ही तो था। दो चार्जेस, एक क्यू नॉट सेपरेट हुए हैं डिस्टेंस r से, तो उनके बीच में इतनी फोर्स होगी, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कूलम्ब्स लॉ को, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये पहली एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, जिसके हेल्प से हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सब कुछ इजी था यार, गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल किया, गॉसियन सरफेस के 2 रूल्स थे वो फॉलो होती, सारी चीज़ें इजी हो गई एकदम से, बढ़िया है। अब सेकंड जो एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, वो क्या थी, सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या थी, किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से, जो कि कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, हमने किया हुआ था, हमारे पास एक वायर थी, हमने किया था, याद करो, एक उसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है सपोज पूरे में, और इसका लैम्डा चार्ज डेंसिटी था, तो मैं अगर इतने डिस्टेंस वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, तो मेरे पास वो आ गई थी E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 वाई। ठीक है, अब ये आना चाहिए आंसर। अब ये तो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करके किया था, बहुत लंबा सा मेथड था वो। ठीक है, अब हम यही एक्सप्रेशन गॉस लॉ की हेल्प से डिराइव करेंगे और बहुत अच्छे से मज़े से हो जाएगा वो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सपोज मेरे पास एक ही वायर है, कल मैंने बताया था जब भी वायर के ऊपर चार्ज होगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, तो वायर के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो किस तरह की होती है, वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक थी, कल के लेक्चर में बताया है ये। ठीक है, अगर वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है तो देखो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ बाहर की तरफ होगी। ठीक है, बाहर की तरफ होगी, यानी जब सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक था कल, तो मैंने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस हमको कैसा लेना पड़ेगा, सिलेंडर लेना पड़ेगा। कल वाले लेक्चर में ये बात हुई हुई है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर है, अभी ये इतनी दिख रही है लेकिन इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, इनफाइनाइट वायर है, उसके ऊपर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा। ठीक है, हमने कल बात की थी कि जो भी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री में होगी। अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री में होगी तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी गॉसियन सरफेस लेंगे वो कैसा होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो वो कैसा होगा, ऐसा सिलेंडर होगा वो। ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ पे बोल रहा हूँ L है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से दूर की तरफ होगी, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर भी ऐसे होगी बाहर की तरफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसमें 3 सरफेसेज हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है, ये सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है, एक कर्व्ड सरफेस है, एक ये ऊपर वाला सरफेस है, एक ही नीचे वाला सरफेस है। तो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस के लिए जो एन कैप की डायरेक्शन होगी, सपोज इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, वो क्या होगी, इस तरह से होगी, ये एन कैप। हमें क्या करना है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस वायर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एन कैप की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही है। मतलब फर्स्ट वाले केस के लिए, जो फर्स्ट वाला केस है, इसके लिए एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 डिग्री है। और सेकंड वाले केस के लिए, ये सेकंड है,
इस केस में एन कैप की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि देखो ये सिलेंडर है, इसका सरफेस ये है, ये सरफेस है, तो इसका जो एन कैप होगा वो नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, तो यानी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है, ऐसे मत लिखना एग्जाम में। तो एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री इन सेकंड केस। सिमिलरली एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री इन थर्ड केस ऑल्सो, क्योंकि तीसरे वाले केस में एन कैप की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है शुरू से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, भले ही वो कॉन्टिन्यूस चार्ज है लेकिन चार्ज तो है। तो जब गॉसियन सरफेस है और अंदर चार्ज है तो हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोल रही थी हमें कि जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एस के। अब यहाँ पे तीन केस हैं, एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है। तो तीन तरह के फ्लक्स को जब हम ऐड कर देंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इन तीनों को सम करके जितना फ्लक्स आएगा वो मेरा टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है। इस φ1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, नीचे 1 लिख देता हूँ इसके, और ई डॉट एन कैप डी एस, प्लस φ2 को ऐसे लिख देता हूँ ई डॉट एन कैप डी एस, और प्लस φ3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ ई डॉट एन कैप डी एस। क्लियर इतनी बात। अब देखो सेकेंड और थर्ड केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ई डॉट एन कैप डी एस क्या बन जाए, ई डॉट एन कैप डी एस क्या होगा वैसे, ई डॉट एन कैप डी एस, जब हम डॉट हटाएंगे ई डॉट हटेगा तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो यानी कॉस 90 आएगा वहाँ पे, यानी ई डी एस कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 और ये भी 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, सेकंड और थर्ड। बचा कौन सा, ये वाला बचा। ये क्या होगा, इसमें cos 0 है, cos 0 1 आ जाएगा, और फाइनली मेरे पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो ई डी एस आ जाएगा केवल, यानी फाई टोटल इसके इक्वल होगा अभी, ठीक है। और ये फाई टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जितना भी चार्ज ये अंदर अपने समेटे हुए है, सपोज वो क्यू है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सपोज ये क्यू है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बढ़िया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट से, वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्यू है, यहाँ पे ऊपर क्यू है, और यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, लैम्डा इंटू एल, जो मैंने लेंथ ली थी इसकी सिलेंडर की। सपोज अभी इतने सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये क्यू की वैल्यू में लैम्डा इंटू एल रख सकता हूँ वहाँ पे। तो मैं ये अब ऊपर लेता हूँ यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल्स टू, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन के जो गॉसियन सरफेस होता है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो यानी इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ ई डी एस, क्यू की जगह लैम्डा एल लिख सकता हूँ, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डी एस क्या होगा भाई, जैसे पिछले केस में डी एस जो बना था इंटीग्रेशन वाला, वो क्या बना था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इस वाले केस में बना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये बना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे पता है क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये L से L रफा दफ़ा हो गया। जब ये L से L रफा दफ़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी फाइनली क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ होगी, डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, टूवर्ड्स आउटसाइड, अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम द वायर लिख लो, अवे फ्रॉम द वायर। अगर नेगेटिव वायर होती तो टूवर्ड्स वायर हो जाता, टूवर्ड्स द वायर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई इस पॉइंट पे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पिछले केस में जब हमने प्रूव किया था, जब हमने इस तरह की कुछ वायर ली थी और ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज थी, लीनियर डेंसिटी थी इसके ऊपर लैम्डा कुछ, और ये पॉइंट मैंने वाई डिस्टेंस पे बोला था यहाँ से, तो मेरी फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इसमें लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई आई थी। तो यही तो रिजल्ट आया है, ये वायर है। अगर मैं इस आर को वाई बोल रहा हूँ तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई लिख सकता हूँ यहाँ भी। तो ये देखो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे।
यानी गॉस लॉ बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है गॉस लॉ। अब देखो अगला जो एप्लीकेशन, ये तो एप्लीकेशन हो गया है इनफाइनाइट वायर वाली केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, ठीक है। अब अगला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा इनफाइनाइट शीट का। इनफाइनाइट शीट, जैसे ये इनफाइनाइट वायर का केस था, इनफाइनाइट वायर वाले केस में जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। और अगर शीट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, अगर शीट है तो वो 2D प्लेन की तरह होगी, जैसे बोर्ड है ये एक शीट की तरह है। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज डाल दूं और उस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये सिग्मा लैम्डा गामा रो, ये तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। तो सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जैसे पिछले केस में लैम्डा था, वो क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या होता है, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस केस में मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, यानी एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज शीट वाला केस मैंने कल बताया था। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होंगी। इसमें कौन सी सिमिट्री थी, इसके अंदर प्लेनर सिमिट्री थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी सिमिट्री में था, प्लेनर सिमिट्री में था। प्लेनर सिमिट्री थी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब प्लेनर सिमिट्री थी तो मैंने दो केस बताए थे कि हम इसमें गॉसियन सरफेस दो तरीके से ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस हम दो तरह के ले सकते हैं, एक तो सिलेंडर ले सकते हैं और एक बॉक्स ले सकते हैं। कोई भी लेंगे आंसर सेम ही आएगा, फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेंडर ले लेते हैं। ये इससे इतने डिस्टेंस पे और इससे इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, बस वो उधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। तो सपोज़ इससे इतने डिस्टेंस पे मैंने सिलेंडर कंसिडर किया, इधर भी इतने ही डिस्टेंस पे सिलेंडर कंसिडर किया। अब इसमें भी, अब इस बार ऐसे है सिलेंडर, ठीक है, इस बार ऐसे है सिलेंडर। तो इसमें भी तीन सरफेस हो गए, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा इसका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस केस में, जो ये वाला फर्स्ट सरफेस है, इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसके केस में जो एन कैप की डायरेक्शन है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। जो सेकंड वाला केस है उसके केस में जो एन कैप की डायरेक्शन है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। थर्ड केस में कर्व्ड सरफेस है जो इसका, एन कैप की डायरेक्शन ये होगी ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी इसमें 90 डिग्री है। इस वाले केस में 0 डिग्री है, इस वाले केस में भी 0 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, ठीक है। यानी फिर से दोबारा तीन केसेस लिख लेते हैं, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट वाले केस में एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। सेकंड वाले केस में भी एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कितना है, 0 डिग्री। और थर्ड वाले केस में एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यानी मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब जब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं, ई डी एस करके, ई डॉट डी एस। तो फाई टोटल अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, φ1 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख दो, अगर ई डॉट एन कैप डी एस प्लस φ2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 ई डॉट एन कैप डी एस और प्लस थर्ड वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम हो रहा है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट काम है बोर्ड के लिहाज से। अब देखो फर्स्ट और सेकंड केस में थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है, ई डी एस प्लस ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 उसमें 1 हो जाएगा। अब इस वाले केस में जो थीटा है 90 डिग्री है, तो ये तो 0 आ जाएगा, कोस 90, ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कोस 90, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। अब देखो मैंने बोला था इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया भी सेम है, तो यानी ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, तो ई डी एस ही होंगी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 ई डी एस, तो यानी मेरे पास फाई टोटल आ गया मेरा ये। और इस फाई टोटल को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस क्यू को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इतना हो गया है, ठीक है। अब देखो ये हम हटा देते हैं, यहाँ से मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है, सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ क्यू को। तो मैं लिख देता हूँ ये, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये है, ई इंटू डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस इस पे और इस पे सेम रहेगी, तो कांस्टेंट एक तरह से बाहर निकाल देते हैं इसको, और ds क्या हो जाएगा, अब ये बताने की बात है। ds क्या है, इस और इसके एरिया की बात कर रहे हैं, इसका एरिया टोटल जो बोल रहे हैं हम, टोटल एरिया ए है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो, इस एरिया की तो बात कर रहे हैं हम, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, यही वाला एरिया है वो, ठीक है। तो ये ds भी वही है, 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए से ए गया, तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है, वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। यानी जो शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास शीट का ये सेकंड एप्लीकेशन हो, मतलब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गई है इनफाइनाइट शीट वाली, गॉस थ्योरम की हमारी ये वाली एप्लीकेशन हो गई है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि ये इसी लेक्चर में एक ही में पूरा हो जाए एप्लीकेशंस, तो आप लोगों को दूसरे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ। उसको समझना है एक बार तो बैक करके इसको देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अब देखो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हमने वायर की पढ़ ली है, शीट की पढ़ ली है, यानी 1D ऑब्जेक्ट हो गया, 2D ऑब्जेक्ट हो गया, अब 3D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी स्फीयर की गई। तो स्फीयर वाले केस में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है होलोस्फीयर, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, होलोस्फीयर। और दूसरा केस बनता है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो होलोस्फीयर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्या वैल्यू होगी, और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्या वैल्यूज रहेंगी, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो होलोस्फीयर वाले केस में देखते हैं। होलोस्फीयर सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारा होलोस्फीयर है, इसका ये सेंटर है और इसका रेडियस r है। अगर स्फीयर जो है, जो होलोस्फीयर है, उस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज q है, ठीक है, उस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज q, मतलब ये वाला केस है कुछ इस तरीके का, हमने स्फीयर के ऊपर चार्ज q दे दिया है ऐसे, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज q दे दिया है। अब हमारे पास तीन केसेस आएंगे। पहला केस होगा r लेस देन कैपिटल R, ये कैपिटल R बोल देते हैं इसको, जो रेडियस है ना इसका स्फीयर का वो कैपिटल R है, पहला केस होगा। दूसरा केस होगा वो r इक्वल्स टू R होगा, और तीसरा केस होगा r लेस देन कैपिटल R होगा, ठीक है। तो पहला केस समझते हैं क्या है, पहला केस समझते हैं। तो पहला केस समझने के लिए r लेस देन R की बात कर रहे हैं, मतलब हम स्फीयर के अंदर हैं, इस स्फीयर के अंदर है। तो इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो मैं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ, वो मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब r लेस देन R के लिए मैं क्या करूँगा, गॉस थ्योरम लगाऊंगा, E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आ गई ये बात, ये स्फीयर जो है, इस स्फीयर के बाहर चार्ज है सरफेस पे, अंदर उसमें कोई चार्ज नहीं है, अंदर उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। होलोस्फीयर का यही केस होता है, अंदर उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो यानी चार्ज कितना है, जीरो है। ई डॉट डी एस जीरो है, ई डॉट डी एस जीरो है, चार्ज है नहीं अंदर, ठीक है। ई डॉट डी एस जीरो है, मतलब ई इंटू डी एस जीरो है। अब डी एस तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो एरिया है, इस पार्ट का कुछ एरिया तो होगा ही, सरफेस एरिया, एरिया थोड़ा ना जीरो हो सकता है। तो जीरो क्या हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी बिकॉज एरिया कैन नॉट बी जीरो, सरफेस एरिया कैन नॉट बी जीरो। तो एरिया जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी। तो यानी जब भी r लेस देन R होगा, मतलब हम स्फीयर के अंदर है, होलोस्फीयर के जब हम अंदर हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो जीरो होगी। होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब सेकंड केस हम ये बोल देते हैं कि r ग्रेटर देन R के लिए देख रहे हैं हम। जब r ग्रेटर देन R के लिए देखेंगे तो हमें यानी इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब इससे अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। जब भी हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो हमें ये गॉसियन सरफेस वाला काम तो करना ही करना है। तो सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से r है, अब ये वाला r है, ठीक है, ये वाला अब r डिस्टेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे बाहर के गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ये q एनक्लोज है, क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज तो q ही था, हमने बोला था यहाँ पे। तो यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये पूरा गॉसियन सरफेस था, इसके यहाँ पे अंदर तो चार्ज q एनक्लोज है ना, भले वो पूरा स्फीयर है, लेकिन टोटल चार्ज तो q एनक्लोज है।
ठीक है, तो यानी इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यों है यहाँ पे पूरा बीच में, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होगी और इसी डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन भी होगी। अगर यहाँ पे मैं सरफेस एरिया डी एस ले रहा हूँ, ये इस डी एस के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज ये डी एस है छोटा सा, तो इसके नॉर्मली तो होगी एन कैप की डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो यानी ई और एन कैप की डायरेक्शन है, ई और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन दोबारा से सेम हो गई है। तो यहाँ पर ई वेक्टर और एन कैप के बीच में एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री हो गया है। तो मतलब इस टर्म को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे स्फीयर पे गॉसियन सरफेस हमने लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो इसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो ई इंटू डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये फिर वही चीज़ आ गई है, ये फिर से वही चीज़ आ गई है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। डी एस मतलब ये एरिया था, इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मतलब गॉसियन सरफेस का जो भी मेरा सरफेस एरिया होगा उसकी बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर या फिर गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। तो जो ये मेरा सरफेस माना था मैंने स्फेरिकल सरफेस, इसका सरफेस एरिया की बात हो जाएगी। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं फाइनली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ई इंटू गॉसियन सरफेस है, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, अगर कैपिटल स्मॉल आर इसका रेडियस है तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी इतना रिजल्ट आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँगा तो वो सिंपली क्या आ सकती है, वो आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी ये किसका केस था, ये आर ग्रेटर देन आर का केस था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर था मैं अगर यहाँ तक ले आऊँ इसको आर इक्वल्स टू आर कर दूँ तो मेरे पास इस स्फीयर के ऊपर भी वैल्यू आ जाएगी, यानी मेरा थर्ड केस भी हो जाएगा। तो मेरा थर्ड केस यानी आर इक्वल्स टू अगर मैं आर रख दूँ तो इस स्फीयर के ऊपर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास तीनों केसेस आ गए। ये तो आर इक्वल्स टू आर के लिए है, ये आर ग्रेटर देन आर के लिए है, और फॉर आर लेस देन आर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई है। देखो तीनों तरह की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब एग्जाम में जो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक चीज़ और बोलेगा कि इसको हम ग्राफिकली भी शो करेंगे, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ग्राफिकली भी शो कर देते हैं। सपोज मेरे पास ये एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ये एक्सिस दर्शा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये एक्सिस दर्शा रही है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से डिस्टेंस को दर्शा रही है, यानी यहाँ पे ये ओरिजिन है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा आर इक्वल्स टू आर का, यानी ये वाला स्फीयर, और फिर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हम आर को लेके। ठीक है, अब देखो जब आर लेस देन आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। तो यानी इस आर से कैपिटल आर से कम वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ये रहेगी, क्योंकि ये 0 रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। ठीक है, जब आर इक्वल्स टू आर आ जाएगा, जब आर इक्वल्स टू आर आ जाएगा, ये वाला केस है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट वैल्यू है ये। सपोज ये कांस्टेंट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ ई कैपिटल आर है, जो हमने निकाली ई कैपिटल आर। ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यू है ये वाली। ठीक है, अब आर इक्वल्स टू आर पे इतनी वैल्यू आ गई, आर ग्रेटर देन आर मतलब आर अब आगे बढ़ रहा है, और आर ग्रेटर देन आर की बात हमने ऐसे की हुई है। आर ग्रेटर देन आर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जब भी ऐसा केस आए, यानी आर जैसी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिके हो रही है, एक तरह से बहुत तेज़ी से डिके हो रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जब भी ऐसा केस होता है ना y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिके आएगा, और वो डिके कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे, वो डिके कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे। तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा इसमें आ गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये तो केस हो गया होलोस्फीयर का। अब एक लास्ट केस रह रहा है, और ये हमारी एप्लीकेशंस कंप्लीट होगी, गॉस थ्योरम से रिलेटेड सब कुछ पूरा हो गया। अब अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा तो हम फेंक के उसको मार सकते हैं ईजिली, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, अब हमारा केस है सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का केस थोड़ा सा अटपटा है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है अगर, तो इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो रो है ना, जब हमने यूनिफॉर्म बोल दिया उसको, तो ये रो ना पूरे स्फीयर में कांस्टेंट वैल्यू दिखाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। जो ये हमारा रो है ना, ये रो इस पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट रहेगा। यानी रो क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। रो क्या है? कांस्टेंट है। रो का कांस्टेंट होने का मतलब है जब भी क्यू और वी का मैं रेशो लूंगा किसी भी दूसरे क्यू डैश और वी डैश के साथ, वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज अभी क्यू है और इसकी वॉल्यूम वी है अगर, तो क्यू अपॉन वी जो यहाँ से आएगा, और अगर मैं एक अंदर स्फीयर ले लूँ इसमें एक जिसके ऊपर चार्ज क्यू डैश होगा और उसकी वॉल्यूम वी डैश होगी, तो उसका रेशियो भी सेम आएगा जो कि रो के इक्वल होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे जब करेंगे इसको तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो यानी रो क्या है? रो एक यूनिफॉर्म चीज़ है, यानी कांस्टेंट है थ्रू आउट स्फीयर के अंदर, कांस्टेंट है रो। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, आर लेस देन आर, सेकेंड केस आर ग्रेटर देन आर, थर्ड केस आर इक्वल्स टू आर। तो हम क्या करते हैं, ये सेंटर है अगर इसका, ठीक है, ये सेंटर है। अब इसके पास यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब एक चार्ज डेंसिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला केस सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, पहला केस पकड़ते हैं, आर लेस देन कैपिटल आर है। यानी अब मुझे इस पॉइंट पर, ये तो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्फीयर के अंदर, तो मुझे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। वो गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, स्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये स्मॉल आर है, सॉरी माफ़ कर देना मुझे, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब अगर ये स्मॉल आर है और सपोज इस छोटे वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू डैश है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, वी डैश है, और बड़े वाले उसके ऊपर चार्ज क्यू है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, वी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ का इस्तेमाल, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो क्यू डैश है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे जो डी एस में कंसिडर करूंगा इसकी डायरेक्शन भी एन कैप बाहर की तरफ होगी, ठीक है। यानी ई डॉट डी एस की जो डायरेक्शन, ई डॉट डी एस को फाइनली में क्या लिख सकता हूँ हर बार की तरह, ई डी एस और क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट। मैंने रो को क्या बोला था, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन वी डैश। तो यहाँ से मैं क्यू डैश को क्या लिख सकता हूँ, वी डैश इंटू रो, तो यानी क्यू डैश को क्या लिख सकता हूँ, रो वी डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया है। देखो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट रहेगी, तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर लिख ली, और ये डी एस मेरा यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू रो इंटू ये वी डैश क्या है, इस छोटे वाले स्फीयर की वॉल्यूम, इस छोटे वाले स्फीयर की तो वॉल्यूम में लिख सकता हूँ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन डी एस, ये इस छोटे वाले स्फीयर का गॉसियन स्फीयर जो है मेरे पास, ये गॉसियन स्फीयर जो है इसका सरफेस एरिया है, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से एक आर बचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ सकती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब पहला केस क्या है मेरा, आर लेस देन आर वाले केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, यानी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इस केस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मैं यहाँ से इस रो की वैल्यू लिख सकता हूँ, रो क्या होगा, क्यू अपॉन वी, यानी ये वी कौन सा था, पूरे स्फीयर का वी है, तो इस पूरे स्फीयर को वी को क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूँ अगर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे फाइनली वो कुछ ऐसे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर वाला। यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये 3 से 3 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा ये। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। यहाँ पर भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है आर के, ये भी रिजल्ट सही है, ये भी रिजल्ट सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस पकड़ते हैं, जब आर ग्रेटर देन आर है, जब आर ग्रेटर देन आर है वो वाला केस लेते हैं, जब आर ग्रेटर देन आर है वो वाला केस देखते हैं। तो फर्स्ट वाला केस मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड
रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, जब आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। सेकंड केस है जो मेरा आर है वो ग्रेटर देन आर है, मतलब अब क्या है, अब पॉइंट मेरा बाहर है यहाँ पे कहीं, तो इस पॉइंट पे सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। अगर गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ हुआ, इस पॉइंट पे सपोज ये आर है यहाँ पे, अब ये वाला आर ले रहे हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे डी एस वेक्टर या फिर एन कैप की डायरेक्शन वो भी बाहर की तरफ ही होगी। ठीक है, तो यानी सेकंड केस में अगर मैं ई डॉट डी एस लिखना चाहूँ तो फिर से वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें मैं क्यू लिख सकता हूँ पूरा, क्योंकि पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू ही है, जिसकी डेंसिटी रो क्या थी, डेंसिटी थी ना क्यू अपॉन वी, यानी पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज तो क्यू ही था, इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज तो मेरा क्यू ही था टोटल चार्ज, तो मैं इस केस में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ई और डी एस सेम डायरेक्शन है तो उसको वापस से मैं ई इंटू डी एस लिख सकता हूँ और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ई कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस, तो ई इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या होगा, डी एस इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, और वो सरफेस एरिया में फाइनली क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी मेरे पास ई यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दूसरे केस की मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब तीसरा केस बचा है, तीसरा केस क्या है, आर इक्वल्स टू आर पे। तीसरा केस मैं यहीं से डिराइव कर सकता हूँ, वो कैसे, तीसरे केस के लिए मैं इस एक्सप्रेशन में इस पूरे आर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ खींच के, यानी आर इक्वल्स टू आर कर देता हूँ। थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस है आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ पे आर इक्वल्स टू कैपिटल आर रख दूंगा तो सिंपली मेरे पास ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में रखता आर की वैल्यू, उसमें भी आता यही एक्सप्रेशन आता, तो तीनों केस मेरे पास आ गए हैं, एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया। ठीक है, अब इन तीनों केस को एक बार हम लिख लेते हैं, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और बात खत्म हो गई फिर हमारी एप्लीकेशंस की। ठीक है, फर्स्ट केस क्या आया था, आर लेस देन आर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू आर है। दूसरा केस जो आया था मेरा वो आया था आर ग्रेटर देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और थर्ड केस जो आया था मेरा वो आर इक्वल्स टू आर के लिए आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इजीली कर सकते हैं वापस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस है और ये आर वाली एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आर ऐसे बढ़ रहा है, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को दर्शा रहा है। अब जैसे जैसे पहले हम कहाँ थे, स्फीयर के अंदर थे, ये आर इक्वल्स टू आर वाला पॉइंट ये है, यानी इनिशियली हम स्फीयर के अंदर है, यहाँ पे अंदर वाले केस में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ तक बढ़ेगा, इस पॉइंट तक। कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर नहीं हो जाती कैपिटल आर, ये वाली। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू आ गई, यानी आर इक्वल्स टू आर पे ये वैल्यू आ गई, आर इक्वल्स टू आर पे ये वैल्यू आ गई ना। ठीक है, उसके बाद आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी इस पॉइंट के बाद वापस से ये डिके हो जाएगा ऐसे, यानी इस पॉइंट के बाद आर बढ़ रहा है तो ई कम हो जाएगा ऐसे, तो ये वाला केस है ये। तो इस तरह का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, बढ़िया है, काफ़ी सारा काम हो गया इस वीडियो में, बाकी होपफुली आप लोग को समझ आया होगा ये। और ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आनी है, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं। बोर्ड एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब जगह इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी होपफुली समझ आएगा आपको, और बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और लोगों को रिकमेंड करो ये चैनल हो सके तो। ठीक है, बाय बाय।